आवाज आ रही है? एक बार मुझे मैसेज कर दे, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? ओके। चलो हम लोग आज से बेटा 12th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री 1 12th का मैं लूंगा आपका। मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं पहले आज के लिए। चलिए, देखिए आज से हम आपका 12th स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, 11th का जो टॉपिक मेरा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, उसको मैं इवनिंग में आपको आज ही एवरी फ्राइडे 5 to 6:30 इवनिंग में वो मैं लेक्चर लूंगा। और आपका केमिकल बॉन्डिंग मैं 11th का कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शाम को फिर मेरा 5 to 6:30 लेक्चर रहेगा, जिसमें हम 11th का केमिकल बॉन्डिंग जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे आपका 12th का टॉपिक। तो देखिए 12th के जो टॉपिक में 12th की जो केमिस्ट्री है, 12th की जो केमिस्ट्री है इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो मैं लूंगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, मैं अपने चैप्टर्स आपको बता दूं कि ये चैप्टर्स हमारे रहेंगे। जैसे मतलब शुरू के जो चैप्टर है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। दूसरा फिर सॉल्यूशन कॉलिगेटिव, ये अपने चैप्टर में लिख दे रहा हूं, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब सारे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर ही हैं। सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। फिर छठा चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम आपने 11th में पढ़ा है, आयनिक इक्विलिब्रियम आप 12th में पढ़ोगे। आयनिक इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट चैप्टर जो मुझे पढ़ाना रहेगा वो रहेगा आपका पी ब्लॉक। ये एकमात्र चैप्टर है जो मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको पढ़ाना है, मेरे हिस्से में जो आएगा। बाकी सारे ऊपर के जो चैप्टर हैं 1 से लेके 6 तक, सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं सारे। ठीक है, पी ब्लॉक एकमात्र है जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर। हाँ, इसमें इसमें ही मैं आपके जो 11th का जो पी ब्लॉक आपका छूट गया है ना, यानी बोरान फैमिली ग्रुप 13, कार्बन फैमिली ग्रुप 14, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15, ये 3 ग्रुप पी ब्लॉक के 11th में पढ़ाए जाते हैं। बट आपको 11th में इसको पढ़ाया नहीं गया है क्योंकि मैंने जानबूझ के सर को बोला था कि जब मैं 12th का पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैं एक साथ सारे पी ब्लॉक पढ़ा दूंगा। 13 से मैं स्टार्ट करूंगा, 13 14 15 पहले 11th वाला पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक, फिर 16 17 18 और फिर 12th वाला। तो इससे क्या होगा, आपको एक साथ पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा आपका बढ़िया से। नहीं तो आप 11th में कुछ पढ़े रहते हो 12th में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी भूलने वाली केमिस्ट्री होती है। इसीलिए मैंने बोला पी ब्लॉक 11th का रोक दीजिए,
उसको मैं सीधे आपको पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, 12th में पूरा पी ब्लॉक एक साथ। तो ये मेरा चैप्टर है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी बच जाएगा सब रंजीत सर का चैप्टर रहेगा। जो भी ऑर्गेनिक के चैप्टर वगैरह हैं, हेलोजन डेरिवेटिव, एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये जितने भी चैप्टर हैं सब उनके चैप्टर हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 1 नहीं स्टार्ट करेंगे। उसका एक कारण है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 बेटा बहुत 3 डायमेंशनल चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, और इसको ऑनलाइन में पढ़ाना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक चीजों को मैं समझा नहीं पाऊंगा, तब तक जब तक आप मुझे देखोगे नहीं, तब तक सॉलिड स्टेट आपको समझेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत सारा कुछ इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। तो ये चैप्टर मैं पेंडिंग रखूंगा, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब इसको स्टार्ट करूंगा, सॉलिड स्टेट। क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ में समझाना पड़ेगा कि फेस सेंटर क्या होता है, बॉडी सेंटर क्या होता है, ठीक है, बॉडी डायगोनल क्या होता है। तो जब मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा तो ज्यादा अच्छी फील आएगी इस चैप्टर में। तो हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना, और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो ये हमारे चैप्टर है, यही 7 चैप्टर हमको आपके साथ डिस्कस करना है बस। चलिए स्टार्ट करें फिर। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर है बेटा, वो आप फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो फिजिक्स वालों का टॉपिक है। हालांकि हम पहले पढ़ाते थे, अगर समय मिलेगा लास्ट में तो हम ही पढ़ा देंगे, नहीं तो ये फिजिक्स में आप पूरा चैप्टर रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो, अल्फा बीटा गामा एमिशन, तो फिजिक्स वाले आपको पढ़ा देंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ये चीज आप डिस्कस कर लो खुद ही, फिजिक्स का भी हिस्सा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो, पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे सॉल्यूशन, फिर पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने 11th में मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में इसको बताया था आपको, कि सॉल्यूशन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बताया था, ठीक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब केवल, लेकिन वहां केवल फार्मूले बताए थे बस। ठीक है, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? देखो, जब हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं, और मिलाने के बाद वो जो मिक्सचर बनता है, अगर वो होमोजेनस मिक्सचर बन जाए तो उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट व्हेन टू और when two or more than two component two or more than two component more than two component are mixed together to form homogeneous mixture, or mixed together to form homogeneous mixture। और इसका भी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आपको केवल बातों को सुनना है बस।
और समझना है। होमोजेनस मिक्सचर यानी सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हम दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिलाएं और मिलने के बाद जो मिक्सचर बने वो होमोजेनस मिक्सचर बन जाए। ठीक है। एंड आगे अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिफाइन करूं, इन विच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन लूजेस देयर आइडेंटिटी, in which component of solution loses their identity, loses their identity। यानी जो कंपोनेंट है, जैसे आपने शुगर और वाटर मिलाया है, तो दोनों अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। यानी उन कंपोनेंट को आप सिंपल मेथड सोचो कि हम अलग कर लें, फिर से शुगर और वाटर को एक दूसरे से अलग कर दे, तो इतना आसान नहीं होता। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, अगर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को हम आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद जो मिक्सचर बने वो होमोजेनस मिक्सचर बन जाए। तो एक्चुअली अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब बात आती है कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, जरा उसको समझो। ठीक है। इसमें देखो क्या होगा आपका, जैसे मान लो मेरे पास, देखो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जो मैं कन्वेंशन फॉलो करने वाला हूं, सब लोग इस चैप्टर के लिए तैयार रहो। इस चैप्टर में जहां भी मुझे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो सॉल्यूट के लिए मैं बी का इस्तेमाल करूंगा और सॉल्वेंट के लिए मैं ए का इस्तेमाल करूंगा। ये कन्वेंशन मैं पूरे चैप्टर के दौरान चलाऊंगा। जहां भी सॉल्यूट लिखना होगा वहां पे मैं बी, जहां भी बी लिखा रहे समझ लो वो सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा हूं। और ये कन्वेंशन पूरे चैप्टर में मैं चलाने वाला हूं कि जब सॉल्यूट लिखना होगा तो मैं बी लिखूंगा, सॉल्वेंट लिखना होगा तो ए। जहां मुझे मास लिखना होगा पूरे चैप्टर में, वहां मैं डब्ल्यू का इस्तेमाल करूंगा। और जहां मुझे मोलर मास लिखना होगा या मॉलिक्यूलर वेट लिखना होगा, वहां मैं कैपिटल एम का इस्तेमाल करूंगा। ये कन्वेंशन मैं पूरे चैप्टर के दौरान चलाने वाला हूं। ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जैसे मुझे लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मैं डब्ल्यू बी लिख दूंगा। मास ऑफ सॉल्वेंट तो मैं डब्ल्यू ए लिख दूंगा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो मैं एम बी लिख दूंगा। ठीक है। और आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो मैं एम ए लिख दूंगा। यानी सॉल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा पूरे चैप्टर के दौरान, सॉल्वेंट को ए से, मास को डब्ल्यू से, मोलर मास को एम से। तो समझो, पहले मैं आपको होमोजेनस मिक्सचर के बारे में समझा दूं क्या होता है। कि जैसे सपोज करो मेरे पास, देखो हमारे पास बेटा जो भी सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है जिसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। मतलब हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही है। सॉल्यूशन टर्नरी भी होता है, क्वाटर्नरी भी होता है, बहुत तरह के सॉल्यूशन होते हैं। भाई अगर दो कंपोनेंट मिलाए हो, जैसे आपने शुगर और वाटर लिया, तो इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें शुगर क्या होगा सॉल्यूट, वाटर क्या होगा सॉल्वेंट। जो मात्रा में कम होता है, अमाउंट में कम होता है, उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन अब उसी तुम पानी और शुगर के मिक्सचर में, जो कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही कंपोनेंट है, उसमें थोड़ा सा अगर तुमने मान लो क्या कहते हैं, लेमन लेमन जूस डाल दिया, हल्का सा नींबू निचोड़ दिया, तब वो टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। अब उसी में थोड़ा तुमने रूअफ़ज़ा या रसना पाउडर डाल दिया, तो वो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपने सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अपने को पढ़ना है केवल बाइनरी सॉल्यूशन, जहां दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। जो अमाउंट में कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जो अमाउंट में ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो अब देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं मान लो मेरे पास ए जो था वो 100 ml है, ए कोई कंपोनेंट है वो 100 ml है, और बी जो है
वो 10 ml है, तो पक्की बात जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है और जो कम है वो सॉल्यूट है। तो हमने 100 ml वाटर में 10 ml 100 ml ए में 10 ml बी को डिसॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमने 100 ml ए में मान लो 10 ml बी को डिसॉल्व कर दिया। हम आपको समझाना चाह रहे हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो अब देखो, अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन में ए और बी का रेशियो बताऊं कि क्या होना चाहिए, तो अगर मैं ए और बी का रेशियो लूं तो ये होगा 100/10। इसका मतलब 10:1 का रेशियो दिखना चाहिए पूरे सॉल्यूशन में, यानी एवरी 10 ml ऑफ ए कंटेन्स 1 ml ऑफ बी दिखना चाहिए। तो देखो, अगर मैं मान लो मैंने 10 ml सॉल्यूशन को निकाला और देखा तो मुझे क्या मिला, 10 ml ए में बी का 1 ml डिसॉल्व है। फिर अगले 10 ml सॉल्यूशन की एनालिसिस किया तो मुझे फिर क्या मिला, 10 ml ए में बी का 1 ml डिसॉल्व है। फिर अगले 10 ml को देखा तो फिर मुझे मिला कि फिर 10 ml ए में बी का 1 ml ही प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू द रेशियो, जो ए और बी का रेशियो आना चाहिए पूरे सॉल्यूशन में, मुझे वही रेशियो दिख रहा है कि हर 10 ml ए में बी का 1 ml प्रेजेंट है। कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ के 10 ml ए में बी का 1 ml मौजूद है और यहाँ 10 ml ए में बी का 1.5 ml मौजूद है। अगर ऐसा होता तो इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते, और हेट्रोजेनस मिक्सचर को कभी भी हम सॉल्यूशन नहीं बोलते। तो आप देखिए, एवरीवेयर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। 10 ml ए में बी का 1 ml, 10 ml ए में बी का 1 ml, 10 ml, जो रेशियो होना चाहिए वही रेशियो दिख रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं और होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बताओ, बात समझ में आ गई क्या कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? एवरीवेयर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। समझा? ओके। मोलर मास को बेटा मैंने बोला ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं बेटा, चलो आपको होमोजेनस मिक्सचर भी समझ में आ गया क्या होता है। अब हमने बात किया कि हमारे लेवल पे जो सॉल्यूशन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन ही हमको दिया जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट कैसे पहचानेंगे? जो लेसर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बताऊं कि जैसे मैंने बोला मेरे पास 20% एथेनॉल सॉल्यूशन है, 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन है। आज ये परसेंट वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। 20% एथेनॉल का सॉल्यूशन का मतलब 20 ml सॉल्यूशन के अंदर एथेनॉल है, 20 ml सॉल्यूशन के अंदर एथेनॉल है, बाकी का 80 ml पानी है, 80 ml पानी है। तो इसका मतलब पानी ज्यादा है, तो पानी हो गया यहाँ पे सॉल्वेंट और एथेनॉल हो गया आपका सॉल्यूट। अब मैं आपसे बोलूं मेरे पास 80% एथेनॉल है, 80% एथेनॉल का सॉल्यूशन है। इसका मतलब 80% एथेनॉल का मतलब 80 ml एथेनॉल है और बाकी का 20 ml पानी है। तो अब की बार देखो, एथेनॉल का अमाउंट ज्यादा है तो इस बार एथेनॉल बन गया सॉल्वेंट और पानी बन गया सॉल्यूट, पानी बन गया सॉल्यूट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 50% एथेनॉल सॉल्यूशन है, अब यहां पे कंफ्यूजन आ जाएगी। 50% एथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन के अंदर
50 ml एथेनॉल है और 50 ml ही पानी है, तो अब किसको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट माने? तो देखो यहां पे फिर आपकी मर्जी चलेगी, चाहे आप जिसको सॉल्वेंट मान लीजिए, चाहे आप जिसको सॉल्यूट मान लीजिए। ठीक है, तो आप चाहे एथेनॉल को सॉल्यूट, वाटर को सॉल्वेंट, या फिर वाटर को सॉल्यूट, एथेनॉल को सॉल्वेंट, सब सही है जब तक क्वेश्चन में खुद ना बता दे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, तब तक आप किसी को भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान सकते हो। हाँ बेटा पीडीएफ दूंगा यार, पीडीएफ भेज दूंगा बेटे, टेंशन मत लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा, परेशान मत हो। हाँ, अभी आप समझने का बेटा पूरा प्रयास करो चैप्टर को आराम से। चलो, तो बेटा ये 50% एथेनॉल का केस बता दिया आपको। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। आपको पीडीएफ मिल जाएगा बेटा, परेशान बिल्कुल मत हो, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप बस समझिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चार तरह के होते हैं: डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute present in a solution, प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है बेटा चार तरह के होते हैं, कौन कौन से? डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तीसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और चौथा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो इन सॉल्यूशन को समझने के लिए अपने को एक टर्म समझना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी? तभी आपको इन सॉल्यूशन को समझाना हमारे लिए आसान होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी किसी फिक्स टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो कि सबका सब घुल जाए, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मान लो जैसे तुमने 100 ग्राम पानी लिया, अब तुमने रूम टेम्परेचर पे उसमें शुगर घोलना स्टार्ट किया, तुमने 1 ग्राम शुगर डाला 100 ग्राम पानी में रूम टेम्परेचर पे, तो घुल गया। तुमने 10 ग्राम शुगर डाला वो भी घुल गया, 20 ग्राम शुगर डाला वो भी घुल गया। लेकिन जैसे तुमने मान लो 1 ग्राम शुगर और ऐड किया, 20 ग्राम घुला था, जैसे तुमने फर्दर तुम एक एक ग्राम डाल रहे हो, 1 ग्राम डाले घुल गया, फिर अगला 1 ग्राम डाले घुल गया, अगला 1 ग्राम डाले घुल गया, अगला 1 ग्राम डाले घुल गया, अगला 1 ग्राम डाले घुल गया। ऐसे मान लो तुमने 20 ग्राम तक घोल डाला, फिर जैसे तुमने अगला 1 ग्राम डाला, अब वो नहीं घुल रहा है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है उस सॉल्यूट की उस सॉल्वेंट में 20 ग्राम पर 100 ml ऑफ वाटर है। बात समझिएगा, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved, that can be dissolved in 100 ग्राम वाटर या 100 ml वाटर, जो बोलना है वो बोल लो, 100 ग्राम वाटर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है सॉल्यूट की, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर is known as
सॉल्युबिलिटी, यानी 100 ग्राम पानी में एक फिक्स टेम्परेचर पे आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जरा समझिएगा। माना बेटा हमारे पास एक सॉल्यूट है, मान लो कोई, मतलब आपको सिर्फ सपोज करना है कि लेट अस सपोज solubility of sugar is 50 gram per 100 gram of water at 25 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो हमने ऐसा मान लिया कि जो शुगर है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है पानी में वो 50 ग्राम है, मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे तुम 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम 50 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकते हो, ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने अपने मन में चिंतन कर लिया। तो अब देखो मैं आपको 4 तरह के सॉल्यूशन को इसी पे बताता हूं, जरा समझिएगा। सपोज करो मेरे पास 4 बीकर है, मेरी आर्ट थोड़ी अच्छी नहीं है तो बीकर उकर मुझसे गंदा ही बनता है, ठीक है। तो देखो अब यहां पे मान लो 100 ग्राम पानी तुमने सब में भर लिया है, 100 ग्राम पानी तुमने यहाँ पे भर लिया है सब जगह। टेम्परेचर फिक्स है आपका 25, टेम्परेचर हमने फिक्स कर लिया है 25 डिग्री सेल्सियस। अब अपने को पता है कि मैं 100 ग्राम पानी में मैक्सिमम 50 ग्राम ही शुगर डिजोल्व कर सकता हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी है। तो हमने क्या किया, पहले वाले में सॉल्यूशन में हमने केवल 20 ग्राम शुगर डाला, तो पक्का ये डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि भैया हम तो 50 ग्राम शुगर मैक्सिमम डिजोल्व कर सकते हैं ना 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में। अभी तो हमने 20 ही ग्राम डिजोल्व किया। फिर यहां हमने 40 ग्राम शुगर दूसरे वाले में डाला, तो ये भी घुल जाएगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो 50 ग्राम है। फिर तीसरे वाले में हमने 50 ग्राम डाल दिया, तो ये भी घुल जाएगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो 50 ग्राम है ही। लेकिन चौथे वाले में हमने 60 ग्राम शुगर डाल दिया, तो 60 ग्राम में से 50 ग्राम तो घुल जाएगा, लेकिन बाकी का 10 ग्राम नहीं घुलेगा, बाकी का 10 ग्राम नीचे प्रेसिपिटेट बना के बैठ जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी तो 50 ग्राम ही मैक्सिमम है। तो इसका मतलब देखो, इस 20 और 40 की बात करो तो 20 वाला सॉल्यूशन हुआ डाइल्यूट सॉल्यूशन, और 40 जो है इस 20 वाले के रिस्पेक्ट में हुआ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जितना सॉल्युबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूट है, अगर तुमने उतना ही डाल दिया तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भैया सॉल्युबिलिटी थी 50 ग्राम, तुम 50 ग्राम ही डाल दिए, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्युबिलिटी के लिए जितना रिक्वायर्ड है सॉल्यूट, अगर तुमने उतना ही सॉल्यूट डाल दिया तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी जितना है उससे ज्यादा तुमने सॉल्यूट डाल दिया तो ऐसे सॉल्यूट को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड, यानी जितना सैचुरेशन के लिए रिक्वायर्ड था, जितना सॉल्युबिलिटी थी उससे ज्यादा सॉल्यूट तुमने डाल दिया, उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बताओ समझ में आ गया कि नहीं?
आया? देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी आंचल क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है 100 ग्राम वाटर में एक फिक्स टेम्परेचर पे आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकती हो, बेटा उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। 100 ग्राम पानी में आप एक फिक्स टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकती हो, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो हमने मान लिया कि माना हमने 100 ग्राम पानी में हम मैक्सिमम 50 ग्राम शुगर को 25 डिग्री सेल्सियस पे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा मैं 10 ग्राम घोलूंगा तब भी घुल जाएगा, 20 ग्राम शुगर घोलूंगा तब भी घुल जाएगा, 50 ग्राम घोलूंगा तब भी घुल जाएगा। लेकिन जैसे मैं 50 के ऊपर डालूंगा तो 50 ग्राम तो घुल जाएगा, उसके ऊपर वाला नहीं घुलेगा। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? बेटा देखो, ये धर्मवीर, दिस इज नॉट द गुड क्वेश्चन कि सर कितने परसेंटेज पे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बताऊं ना कि जहां हमने 50 ग्राम घोला था और जो हमने 40 ग्राम घोला था ना बेटा, तो 50 ग्राम वाला सॉल्यूशन 40 ग्राम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेटेड है बेटे। कंसंट्रेटेड किसी के रिस्पेक्ट में होता है। और प्रणीत बोल रहा है सर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है? और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हाँ, सबके लिए अलग अलग होता है, हर के लिए सॉल्युबिलिटी, हर सॉल्यूट की, हर सॉल्वेंट में, हर फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बेटा अलग अलग होती है। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो। तो आपको ये समझ में आ गया, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये सब आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं बेटा, जो आपकी महाराष्ट्र बुक में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मेंशन है, जरा उसको भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो, अपने को पता है सॉल्यूशन बनने के लिए होमोजेनस मिक्सचर बनना बहुत जरूरी है। यानी दो कंपोनेंट को घोलूं और घोलने के बाद जो मिक्सचर बने वो होमोजेनस बने। तो समझो बेटा, सपोज करो हमने सॉलिड को सॉल्वेंट मान लिया, सॉलिड हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो अगर मैं सॉलिड में सॉलिड को घोलूंगा तो बाकायदे होमोजेनस मिक्सचर बनता है, बाकायदे सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड, देखो ये जो मान रहा हूं ये सब सॉल्यूट है, ये सब सॉल्यूट मान रहा हूं। तो सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉलिड में सॉलिड को घोला, सॉलिड में लिक्विड को घोला तब भी होमोजेनस मिक्सचर बनता है, और सॉलिड में गैस को घोला तब भी होमोजेनस मिक्सचर बनता है। एग्जांपल के तौर पे सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा एलॉयज। जो मेटल एलॉयज होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, सोडियम इन लिक्विड सोडियम अमलगम, सोडियम इन मर्क्यूरी। ठीक है? सॉलिड इन गैस, जैसे आपने पढ़ा होगा एडजॉर्प्शन, सॉलिड इन गैस। याद करिए, एल्कीन में आपने पढ़ा होगा कि जब हम एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, रेने निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम, तो बनता है एल्केन। ठीक है? यहां पे देखो, यहां पे भी सॉल्यूशन बनता है। कैसे? कि ये जो कैटलिस्ट होता है ना बेटा, कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके पहले हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाता है, कैटलिस्ट की सरफेस के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। फिर यही पूरी मेटल प्लेट जो है उठ के ऊपर आती है, और जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के साथ इंटरैक्ट करता है और यहां इसके साथ बॉन्ड बनता है, और इसका पुराना बॉन्ड टूट जाता है और आपको एल्केन मिल जाता है। तो जो कैटलिस्ट की सरफेस पे गैस है, देखो कैटलिस्ट की सरफेस क्या है आपका? सॉलिड है, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रही है। और जो आपके गैस आके इस सरफेस पे बैठ जा रहे हैं ये आपके सॉल्यूट है। तो जो एडजॉर्प्शन होता है वो गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। चलिए, तो एग्जाम्पल आपके महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में भी लिखा है, आप वहां से पढ़ सकते हो ऐसा। हाँ, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है?
हाँ सही है हर्ष, सही है तुम्हारा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं, यानी यहाँ तीनों सॉल्यूशन बनते हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब मान लो हमने लिक्विड को सॉल्वेंट मान लिया, लिक्विड को सॉल्वेंट मान लिया, तो लिक्विड में अगर मैं सॉलिड को डालूंगा, सॉलिड इन लिक्विड, तो बाकायदे होमोजेनस मिक्सचर बनेगा और बाकायदे सॉल्यूशन बनेगा। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में डालते हो तो बाकायदे होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, बाकायदे सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि ये तो आपके घर घर की कहानी है, सॉलिड इन लिक्विड। जो आप शरबत वगैरह बनाते हो, शुगर को पानी में डालते हो, कोई मेहमान आता है उसको पेश करते हो आगे, लिक्विड इन लिक्विड, ये भी बेटा होमोजेनस मिक्सचर बनता है। जैसे एथेनॉल इन वाटर, लोग देखो अल्कोहल वगैरह, विस्की वगैरह पानी में मिला के पीते हैं, सोडा में मिला के पीते हैं, और उसमें वो घुल जाता है अल्कोहल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, ध्यान रखिएगा गैस इन लिक्विड, ये भी आपका क्या, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती है, जैसे थम्स अप, पेप्सी को, इन सब में CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये भी क्या है आपका, सारे होमोजेनस मिक्सचर बनाए हैं। देखो अभी तक 6 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, फिर सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब अगर मैं गैस को ही सॉल्वेंट मान लूं, गैस को ही अगर मैं सॉल्वेंट मान लूं, तो गैस में बेटा ध्यान रखना, गैस में सॉलिड को अगर आप डिसॉल्व करोगे तो होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा, गैस में आप लिक्विड को डिसॉल्व करोगे तो होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनेगा। गैस में केवल गैस को ही डिसॉल्व करने पर होमोजेनस मिक्सचर बनता है और ट्रू सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आपके 7 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। और गैस में केवल गैस को ही डिसॉल्व करने पर होमोजेनस मिक्सचर बनता है। गैस में सॉलिड को डिसॉल्व करो, गैस में लिक्विड को डिसॉल्व करो, कभी भी होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनता। हाँ, अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि सर सॉलिड इन गैस, जैसे डस्ट हो गया, ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन तो ये भी है, डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, डस्ट क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस, जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ये सब भी तो सॉल्यूशन है सर। बट बेटा ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये सब ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। जब आपने सरफेस केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा, या पढ़े होगे तो हमको नहीं पता अभी, तो वहां पे बताया जाएगा कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जहां सॉल्यूट पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है सॉलिड पार्टिकल का साइज। कोलाइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जहां सॉलिड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और सस्पेंशन वो होते हैं जहां सॉलिड पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये ट्रू सॉल्यूशन पे डील कर रहा है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन को डील कर रहा है चैप्टर, ना कि कोलाइडल और सस्पेंशन को डील कर रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि नो डाउट सॉलिड को गैस में डालने पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड को गैस में डालने पर कोलाइडल सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा होमोजीनस होता है, ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनस होता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन मोस्टली हेट्रोजीनस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन मोस्टली हेट्रोजीनस होता है, एक्सेप्ट मिल्क को छोड़ के, दूध को छोड़ के। दूध को बोलते हैं इमल्शन, इमल्शन, जहां ऑयल और वाटर मिक्स होता है, जिसमें दोनों लिक्विड होते हैं। नहीं तो मोस्टली कोलाइडल सॉल्यूशन सब हेट्रोजीनस होते हैं। इसीलिए सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस नो डाउट सॉल्यूशन बनाते हैं, बट वो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं क्योंकि वो कोलाइडल बनाते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम इस चैप्टर में डील नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सॉल्यूशन केवल 7 टाइप के होते हैं। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? ओके, चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई कि सॉलिड इन गैस एंड लिक्विड इन गैस नेवर फॉर्म होमोजेनस सॉल्यूशन, होमोजेनस मिक्सचर, दैट्स व्हाई दे नेवर फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, तो ये तो हुआ बेटा इंट्रोडक्शन चैप्टर का, ये अभी तक मैं चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था।
अब हम बात करते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं। 11th में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, मास परसेंटेज, W/W%, W/V%, V/V%, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, थोड़ा बहुत 11th में हल्का हल्का बताया था। बट अब वो समय आ गया है कि चीजों को बहुत डिटेल में करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने शायद चैप्टर के दौरान भी शायद आपको बोला था कि जब मैं 12th में सॉल्यूशन कॉलिगेटिव पढ़ाऊंगा तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में बताऊंगा, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, मोलैरिटी वगैरह बहुत लंबा पढ़ाऊंगा आपको कि जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब वो समय आ गया है उस चीज को पढ़ने का। चलिए, तो कंसंट्रेशन टर्म आ गया, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का क्या क्या तरीका होता है। तो देखो बेटा, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म मैं पढ़ाऊंगा ना, या तो वो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे, यानी उनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, या तो उनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं आएगा, यानी मास रिलेटेड होंगे। तो मैं पूरे कंसंट्रेशन टर्म को दो भागों में बांट दे रहा हूं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसे होंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे, यानी जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, और जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ गया, जो कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता है, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म होंगे, अपने को पता है बेटा, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तुम चाहे 1 किलो शुगर को तुम चाहे जाके 10 डिग्री सेल्सियस पे रख दो, या फिर तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे रखो, वो 1 किलो ही रहेगा। तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए जो कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड होंगे, वो टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज नहीं होंगे, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फॉर्मूले में कहीं भी, फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम आ गया अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में, तो वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। तो पूरे कंसंट्रेशन टर्म को मैं दो भागों में बांट देता हूं, वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, और जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, यानी वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म होंगे, जहां फॉर्मूले में मास आएगा बट वॉल्यूम नहीं आएगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। आप बोलो सर आप ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम रिलेटेड में जैसे आपके पास आएगा वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। अभी हम सब आपको सिखा देंगे, परेशान मत होना। इसको हम लोग शॉर्टकट में V/V% भी बोलते हैं। देखो फॉर्मूले में वॉल्यूम आ ही गया। ठीक है, मास परसेंट बाई वॉल्यूम, एग्जांपल बता रहा हूं, अभी सब डिटेल में पढ़ाऊंगा और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। मास परसेंट बाई वॉल्यूम, मास परसेंट बाई वॉल्यूम, इसको अपन लोग W/V% बोलते हैं। देखो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ गया। तीसरा आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी यहाँ मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी आएगी, सॉरी यहाँ पे मोलैरिटी आएगी क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड है। तो मोलैरिटी सब डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होना। मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक एक करके सारे कंसंट्रेशन टर्म को डिटेल करेंगे। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। और अगला होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है? एस से डिनोट करते हैं क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये सब आपके पास है जो वॉल्यूम रिलेटेड है। ध्यान रखना ये नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपके नहीं है, बट हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का हिस्सा है
और एंट्रेंस में तो भैया नॉर्मेलिटी नहीं जानोगे तब तो फिर आपको ना तो रेडॉक्स के क्वेश्चन कर पाओगे, ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कर पाओगे, इवन आप सॉल्यूशन कॉलिगेटिव के भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम तो सब पढ़ाएंगे आपको, जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है सब पढ़ाएंगे। मास रिलेटेड देखिए, इसमें आएगा पहला मास परसेंट, मास परसेंट जिसको हम W/W% भी बोलेंगे, मास परसेंट। अगला मोल फ्रैक्शन, ये भी हल्का सा हमने 11th में पढ़ाया था आपको, मोल फ्रैक्शन। अगला ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और मोलैलिटी, तो ये सब जो कंसंट्रेशन टर्म है ये मास रिलेटेड है। इसका मतलब ये टेम्परेचर को चेंज करने से ये कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होंगे। तो पहले बताओ, आपको इतना बेसिक समझा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। स्टार्ट करूं फिर एक एक को? ओके, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बेटा बताऊंगा हर्ष बेटा, अभी अभी हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी केवल क्लासिफिकेशन बताया कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं। मोलैरिटी भी बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, मोलैलिटी भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, परेशान मत। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक एक कंसंट्रेशन टर्म को। देखो सबसे पहले मैं परसेंटेज वालों को निपटाता हूं, बहुत ध्यान सब लोग समझना, क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चन भी करना होगा हमको। ठीक है, न्यूमेरिकल हम साथ साथ कराते चलेंगे हर टॉपिक पे। आपका काम होगा कि भैया उसके बाद आप अपनी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल आप खुद से करें, डाउट है तो हमसे पूछें, बाकी एंट्रेंस के क्वेश्चन भी आप अपने आप करें। मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, जितना भी एंट्रेंस के लिए रिक्वायर्ड है मैं सारे टॉपिक को कवर करके उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं क्वेश्चन कवर करता चलूंगा साथ ही साथ। बाकी फिर कुछ आपको भी बेटा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देखो ना मैं नोट्स लिखने के लिए बोलता हूँ ना कुछ बोलता हूँ, तो आप ये सारा समय क्वेश्चन करने पर खर्च करिए। ठीक है, मैं वो नहीं है कि नोट्स लिखो नोट्स बनाओ, ये मैं आपका समय बहुत बचाता हूँ कि जिससे आप एंट्रेंस के लिए फोकस कर पाए, जो समय बचा उस पर क्वेश्चन करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम 3% आपको पढ़ाने चल रहे हैं। पहले पहले आपको मैं उसका डिटेल कर दूं, इसको बोलते हैं मास परसेंट। एक पढ़ाऊंगा मास परसेंट बाई वॉल्यूम, और तीसरा वॉल्यूम परसेंट। ये 3% आपको पढ़ना है, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब एक बात देखो बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इनको याद करने का। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, आप कंसंट्रेशन टर्म को समझने का प्रयास करो। कि अगर कभी कभी ऐसे लिख देगा, देखो आपसे बोलेगा कि X% ग्लूकोज, आपको समझा रहा हूं, वेट बाय वेट, तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि X% ग्लूकोज वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा X ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज है, जो भी होगा सब 100 में होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन, बहुत ध्यान समझिए। अच्छा, अगर अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, X% ग्लूकोज, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करते समय अगर आप कंसंट्रेशन टर्म का मीनिंग नहीं समझ पाओगे तो आप कभी भी न्यूमेरिकल कर ही नहीं पाओगे। X% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऐसा दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा X ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम कह रहा हूं, 100 ml सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। 100 ml सॉल्यूशन, जैसे मैं आपसे लिख दूं X% ग्लूकोज, समझाने की बात कर रहा हूं, X% ग्लूकोज V/V%, यानी V/V दिया है, X% ग्लूकोज V/V, इसका मतलब हो जाएगा X ml ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब जरा समझो, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ध्यान से। हाँ, मैंने क्या बोला, इस चैप्टर के दौरान मैं क्या करूंगा, मेरा कन्वेंशन सबको याद है ना, मैं सॉल्यूट जहां लिखना हो, सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, बी से, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ए से, मास को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, डब्ल्यू से,
और मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल एम से। ये कन्वेंशन अप टू द एंड, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा ये कन्वेंशन में फॉलो करूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको मैं बताता हूं कैसे याद करेंगे इन परसेंटेज को और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फिर न्यूमेरिकल भी करते हैं इस पे। देखो मैंने 11th में इसमें न्यूमेरिकल वगैरह आपको बहुत कम कराया था, यहाँ पे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए चलो, W/W परसेंट का मतलब क्या होता है, देखो आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान समझना। जो चीज डिनोमिनेटर में होगी ना वो हमेशा सॉल्यूशन बनेगी। अब आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। जो कुछ भी डिनोमिनेटर में होगा वो सॉल्यूशन बनेगा, और जो कुछ भी न्यूमरेटर में होगा वो सॉल्यूट बनेगा। ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर में होगा वो सॉल्यूशन बनेगा, और जो न्यूमरेटर में होगा वो सॉल्यूट बनेगा। और अगर डिनोमिनेटर में W लिखा है इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो ग्राम में है, और अगर न्यूमरेटर में W लिखा है इसका मतलब जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में है। जैसे मैं बोलूं W/V%, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला सॉल्यूशन, और वॉल्यूम लिखा है इसका मतलब सॉल्यूशन 100 ml है, और न्यूमरेटर में W यानी ये सॉल्यूट है और सॉल्यूट ग्राम में है। जैसे V/V%, तो डिनोमिनेटर में देखो V लिखा है यानी सॉल्यूशन ml में है, सॉल्यूशन आपका ml, और कितने ml, 100 ml, क्योंकि परसेंटेज लगा है। और ये जो सॉल्यूट है ये भी आपका ml में है। तो अब कैसे, देखो कैसे डिफाइन करोगे एक एक को। अगर कोई बोला मास परसेंट क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट बाई वॉल्यूम क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। V/V% वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है। चलो अब एक एक को डिफाइन कर देते हैं। पहला मास परसेंट, मास परसेंट यानी W/W%। ये क्या होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, इसी को बोलते हैं मास परसेंट। जैसे कोई बोल दिया आपसे कि 10% ग्लूकोज वेट बाय वेट है, अब इसका मतलब तुम क्या निकालोगे। 10% ग्लूकोज वेट बाय वेट का मतलब ऊपर वाला बनेगा सॉल्यूट, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म को पहचानना सीखो, नहीं तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे दे देंगे 10% ग्लूकोज वेट बाय वेट, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जब तक आप 10% ग्लूकोज वेट बाय वेट का मीनिंग नहीं समझ पाओगे तब तक आप मोलैलिटी वगैरह कुछ निकाल ही नहीं पाओगे। तो चलो, तो इसका मतलब अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं बेटा वेट बाय वेट परसेंट का, तो बहुत ध्यान से देखो क्या होगा। ऊपर क्या है, सॉल्यूट होता है, तो ऊपर भी W है यानी मास ऑफ सॉल्यूट। ऊपर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या बनेगा, सॉल्यूशन, और वो भी W है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसका मतलब देखो मास को मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉल्यूट को B से, WB। और मास ऑफ सॉल्यूशन अगर डायरेक्ट दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं दिया तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास अगर मैं ऐड कर दूंगा तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा इनटू 100। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूले में ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, कहीं वॉल्यूम है नहीं, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं पहला वाला ये। हाँ डिनोमिनेटर में टोटल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा दूसरा, मास परसेंट बाय वॉल्यूम। मास परसेंट बाय वॉल्यूम, देखो इसमें कोई तुमको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट अगर तुम डेफिनेशन नहीं जानोगे तो तुम न्यूमेरिकल ही नहीं कर पाओगे। मास परसेंट बाय वॉल्यूम, इसको W/V% बोलते हैं।
तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो नीचे वॉल्यूम है, यानी 100 ml सॉल्यूशन में ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट हैं। 100 ml सॉल्यूशन में ग्राम ऑफ सॉल्यूट कितना है। ठीक है, जिससे कोई मैं एग्जांपल ले लूं, यही देखो सेम एग्जांपल ले लेता हूं। आपसे बोल दिया 10% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब तुम क्या निकालोगे, इसका मतलब निकालोगे 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये हो गया। अच्छा, अब इसका भी अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा। ऊपर देखिए सॉल्यूट है और W लिखा है तो मास, तो ऊपर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मास के लिए W इस्तेमाल करूंगा, सॉल्यूट के लिए B, तो WB। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्ट दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा इनटू 100। अब देखो इसके फॉर्मूले में देखो वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब ये क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि अगर फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं दूसरा वाला। चलो बहुत बढ़िया। आइए अब तीसरा है अपने पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यही पढ़ लेते हैं फिर इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। तीसरा V बाई वी परसेंट, इसको वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं। देखो तो ये क्या होगा V बाई वी परसेंट या वॉल्यूम परसेंट। 100 ml सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में ml ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, ml ऑफ सॉल्यूट कितना है उसको बोलते हैं V बाई वी। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है V बाई वी। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया 10 ml ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, अब अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं आपके सामने तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, बट ऊपर वाला सॉल्यूट होता है नीचे वाला सॉल्यूशन होता है, तो ऊपर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, ये हो गया। यानी वॉल्यूम के लिए B, सॉल्यूट के लिए B VB, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्ट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। और देखो फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बताओ समझ में आ गया तीनों परसेंटेज आपको। तो फिर इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करें फिर। ठीक है, चलो अब इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इन कंसंट्रेशन टर्म पे, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। अब न्यूमेरिकल की बारी है। हाँ एक बात और आपको बता दूं, जैसे बेटा ये वॉल्यूम परसेंटेज है, अगर मैं यहां से 100 हटा दूं, 100 ना लिखूं, तो इतना पार्ट जो कहलाएगा इसको हम लोग वॉल्यूम फ्रैक्शन बोलेंगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन। अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करूं तो ये पार्ट वॉल्यूम फ्रैक्शन बोला जाता है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन
dissolve in 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट, फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। देखो अब सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। क्या बोल रहा है, 10 ग्राम सुक्रोज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर बोला। तो देखो इसका मतलब सॉल्यूट मेरा क्या है, सुक्रोज है, सॉल्यूट मेरा क्या है, सुक्रोज, और सॉल्वेंट दिया वाटर, 100 ग्राम वाटर, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहां है वाटर। इसका मतलब सॉल्यूट का मास कितना दिया, WB कितना दिया, 10 ग्राम सुक्रोज, और सॉल्वेंट का मास भी दिया है, सॉल्वेंट के लिए A यूज करते हैं, मास के लिए तो W ही यूज करेंगे। तो सॉल्वेंट का मास दिया 100 ग्राम वाटर। आपसे पूछ रहा है वेट बाय वेट परसेंट, तो भाई वेट बाय वेट परसेंट तो होता है मास ऑफ सॉल्यूट, भाई क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया 10 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास तो डायरेक्ट दिया नहीं, बट मुझे सॉल्यूट का भी मास पता है, सॉल्वेंट का भी मास पता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दूंगा तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सॉल्यूट 10 ग्राम, सॉल्वेंट 100 ग्राम, तो 10 प्लस 100 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 10 अपॉन 110 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 9.09, ये आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। समझा पहला क्वेश्चन, ओके। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बोला 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट if density of solution is, if density of solution is, if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आराम से समझिएगा। क्या बोला, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम, सॉरी 100 ग्राम कह रहा हूं, 100 ml दिया है बेटा, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन, 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट। अच्छा बताओ 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 10 ग्राम, और 100 ml सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 100 ml। आपको निकालना क्या है, वेट बाय वेट परसेंट। तो भाई वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट आपको न्यूमरेटर में चाहिए, और डिनोमिनेटर में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए डिनोमिनेटर में, और इनटू 100। तो भैया मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है 10 ग्राम, ये तो पता है, बट मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता। तो अब देखो बहुत ध्यान समझो, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, अपने को सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, अपने को सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तो अपने को पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास, तो अपने को मास ही तो निकालना था।
तो डेंसिटी कितना दिया है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर एमएल, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ग्राम पर एमएल, 100 एमएल दिया है वॉल्यूम। तो यहां से मास निकाल दिया हमने कितना आपका 20 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास आ गया 120 ग्राम। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो कैसे, सॉल्यूट का मास तो 10 ग्राम था, ये आ गया 120 ग्राम इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 100/12 सॉल्व कर दीजिए, 8.33% आ गया आपका मास परसेंट। बताओ समझा कि नहीं, आया समझ में? चलिए, मतलब कंसंट्रेशन टर्म को अगर आप फील कर लोगे ना तो फटाफट आंसर निकलेगा आपका, क्या जरूरत है, क्या चीज की कमी है, और सब क्वेश्चन में ही सब दिया रहता है, आपको वहीं से ढूंढ ढूंढ के सब निकालना रहता है बस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अ सुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। अ सुगर सॉल्यूशन is 10% weight by volume. Find weight by weight percent। देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। इसको जरा आप सब सॉल्व करके आंसर मुझे प्राइवेटली कमेंट करिए। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने प्रीवियस वाला किया, सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर एमएल। इसको जरा आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए, प्राइवेटली कमेंट करिए आंसर। बिल्कुल प्रीवियस वाले जैसा क्वेश्चन है एकदम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमित, शुभम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही। कृतिका गुप्ता गलत है आपका, इसका आंसर आएगा 8%। इसका आंसर आएगा 8%। वेरी गुड, जिनका जिनका 8% आया है वो सब करेक्ट है। 8% वाले करेक्ट हैं। ठीक ठीक ठीक, यानी सबको समझ में आ गया, बिल्कुल प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था, है ना?
चलो अब अगला क्वेश्चन फिर करते हैं, थोड़ा सा टाइप डिफरेंट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, टाइप कवर हो जाएगा। देखो अब अपने को बोला परसेंट वेट बाई वेट। अभी तो देखो हम लोग वेट बाई वॉल्यूम दे रहे थे और वेट बाई वेट पूछ रहे थे। अब हम वेट बाई वेट देके वेट बाई वॉल्यूम पूछेंगे। A sugar solution is 10% weight by weight. 10% weight by weight. Find weight by volume. Find weight by volume if density of solution is, if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। देखो आराम से क्या बोला, शुगर सॉल्यूशन 10% वेट बाई वेट है, इसका मतलब पहले निकालो। हमने बताया ना 10% वेट बाई वेट शुगर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस डेटा से तुमको 2 चीजें मिल गई। क्या क्या चीजें मिल गई, एक तो तुमको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 10 ग्राम शुगर, और मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया तुमको 100 ग्राम। वेट बाई वेट से तुमको ये 2 चीजें मिल गई। निकालना क्या है आपको, वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ऊपर लिखना होगा मास ऑफ सॉल्यूट जो कि अपने को ऑलरेडी पता है 10 ग्राम, नीचे रखना होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो अपने को नहीं पता, क्योंकि अपने को सॉल्यूशन का मास पता है 100 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पता कितना वॉल्यूम है। तो बस वॉल्यूम निकालने के लिए आगे बढ़िए। डेंसिटी सॉल्यूशन की पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम निकाल ही लोगे। डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो सॉल्यूशन का मास रखना पड़ेगा, और सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.2। इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे तो 83.3 ml आ जाएगा। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में दम नहीं बचा, खत्म हो गया क्वेश्चन। बस अब यहां रख दो, मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 83.3 इंटू 100। इसको सॉल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 12%। बताइए समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे। बोला अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाई वेट। अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड is 5% weight by weight. Find the mass of nitric acid. Find the mass of nitric acid. Nitric acid present in 100 ml solution. Present in 100 ml solution. Density of solution is, density of solution is 1.4 ग्राम पर ml। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि हर साल इस क्वेश्चन को बताता हूं तो कोई 10-12 लोग जरूर बोलते हैं सर रिपीट, सर रिपीट करिए।
तो मुझे रिपीट ना करना पड़े, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये गलत होने वाला क्वेश्चन आपके साथ होता है। देखो, तुमसे पहली गलती क्या होगी, मैं पहले तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो, तुम बोलोगे सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड 5% वेट बाय वेट, तो 5% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या निकलेगा? 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, और 5% वेट बाय वेट का मतलब 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो सर 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड यानी मास ऑफ नाइट्रिक एसिड तो मिल गया, 5 ग्राम ही तो आंसर है। ये गलत है, आप सोच रहे हो, क्योंकि उसने 100 ग्राम सॉल्यूशन में नहीं, 100 ml सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का मास पूछा है। तुम्हारा ये आंसर तब सही होता जब नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी जो होती, जब नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml होती, यानी 1 ml नाइट्रिक एसिड का मास 1 ग्राम होता, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 100 ml होता, तब तुम्हारा 5 ग्राम आंसर सही होता। भाई अगर जैसे पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो चाहे तुम 100 ग्राम पानी बोलो चाहे 100 ml पानी बोलो, एक ही बात होती है। लेकिन नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी 1.4 ग्राम है, 1 ml का मास 1.4 ग्राम होता है, और 100 ml सॉल्यूशन में आपको नाइट्रिक एसिड का मास पूछ रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 ग्राम है ये आंसर नहीं है, ये तो 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड का मास है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज नॉट इक्वल टू 100 ml नाइट्रिक एसिड। भैया 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड और 100 ml नाइट्रिक एसिड बराबर नहीं होता, ये तब बराबर होता जब नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती। इसीलिए आपको क्या 100 ml सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा पहले, कि भैया 100 ml सॉल्यूशन जो नाइट्रिक एसिड है उसका मास कितना होगा। तो अपने को पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है नाइट्रिक एसिड की 1.4, वॉल्यूम कितना दिया 100 ml का, तो कितना आ गया 140 ग्राम, यानी 100 ml नाइट्रिक एसिड का मतलब 140 ग्राम नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आपको 140 ग्राम नाइट्रिक एसिड में कितना ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है ये निकालना है। तो अब देखो जरा, वेट बाय वेट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड लिखेंगे, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड भाई मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 और वेट बाय वेट परसेंट कितना दिया है नाइट्रिक एसिड का 5% वेट बाय वेट दिया है। मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है x ग्राम मान लो, और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 मत रख देना, क्योंकि सॉल्यूशन का मास 140 ग्राम है, क्योंकि आपको 100 ml सॉल्यूशन में कितना नाइट्रिक एसिड पूछा है, और 100 ml सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड का मास 140 ग्राम है। तो यहाँ 140 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आएगा 7 ग्राम, तो नाइट्रिक एसिड का मास होगा 7 ग्राम। बताइए समझ में आया कि नहीं। तो क्विक रिकैप मुझे पता था कोई ना कोई तो रिकैप करवाएगा ही, ठीक है। क्विक रिकैप कुछ नहीं है बेटा, देखो सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड 5% वेट बाय वेट है, यानी 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। बट आपसे पूछा है फाइंड द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में कितना नाइट्रिक एसिड है। तो भैया 100 ml सॉल्यूशन का मतलब देखो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला मास ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वेट तो 5% दिया है, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है, बट मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता। बोलोगे सर पता तो है 100 ग्राम, बट बेटा अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन रख दोगे तो यहाँ 100 ml सॉल्यूशन का में कितना नाइट्रिक एसिड है ये पूछा है, और 100 ml सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम तो तब होगा जब नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml हो। यहाँ तो नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml है, 1 ml नाइट्रिक एसिड का मास 1.4 ग्राम है, तो 100 ml नाइट्रिक एसिड का मास 140 ग्राम होगा। इसका मतलब वो आपसे 140 ग्राम के सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड पूछ रहा है, तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन 140 रख के हमने आंसर निकाल दिया। समझा। तो इस तरह से बेटा ये परसेंटेज पे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा जितना आज मैंने बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी करा दिया आपको, ठीक है। तो शाम को हम लोग मिलेंगे बेटा, इवनिंग के लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यू करेंगे 5 से 6:30, तो आप वहां पे भी आइएगा, ठीक है। हाँ मैं पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। तो शाम को हम लोग 5 to 6:30 11th का केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, और इसको हर लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सुबह के लेक्चर में, और शाम को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। काफी लोग हमको लगता है चले गए। चलो, चलो बेटा बाय।